नमस्कार, दैनिक न्यूज़ तक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सुरेंद्र पांडे जी हैं जो प्रवक्ता हैं भूगोल विषय के। आज हम इनसे जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारक क्या क्या हैं। सुरेंद्र जी, पांडे जी, आपका दैनिक न्यूज़ तक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। जलवायु परिवर्तन एक नई सभ्यता की जननी है, लेकिन ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। कारण सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जैसी दजला फ़रात की सभ्यताएं, ये जो सभ्यताएं हैं ये पहले नगरीय काल की विकसित अवस्था में थीं, परंतु जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा बहुत सारे भूगोलवेत्ता और जलवायुविद का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये आज पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं और अब ये पुरातत्व विभाग के जानने का विषय बन चुका है। आज जो जलवायु परिवर्तन है वो दो प्रकार से हो रहे हैं। एक तो प्राकृतिक तरीके से जो हमेशा अनवरत होता आया है, दूसरा मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहा है। इसमें जो प्राकृतिक तत्व हैं वो पृथ्वी का सौरमंडल के चक्कर लगाना, सूर्य के पास आना, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा महाद्वीपों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकना, महासागरों का प्लेट टेक्टोनिक के विस्तार के कारण विस्तार होना, ये सब कारक प्राकृतिक रूप से उत्तरदायी हैं। इसी के कारण ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत निर्माण की क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। ज्वालामुखी से निःसृत लावा के द्वारा तमाम प्रकार की विषैली गैसें और वायुमंडलीय तापन वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक भी उसमें निकलते हैं, जो ये प्राकृतिक रूप से जलवायु को प्रभावित करते हैं। वहीं मानवीयकृत औद्योगिकरण के विकास के साथ साथ जो वायुमंडल में गैसों का अपना सांद्रण था, उसके प्राकृतिक संतुलन को औद्योगिकरण से निकले हुए गैसें उनके संतुलन की मात्रा को बिगाड़ रहे हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब गैसें मानवीयकृत हैं जो वैश्विक उष्मातापन के वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। वैश्विक उष्मातापन वृद्धि से जब जलवायु को इस कदर प्रभावित करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का महीना लगातार बढ़ता जा रहा है और शीत ऋतु सिकुड़ता जा रहा है, इससे मानव जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर यानी विनिर्माण की क्रियाओं एवं चल कारखाने, वाहनों के द्वारा निःसृत धुआंओं एवं अन्य गैसों के द्वारा भी क्षोभ मंडल में इनकी सांद्रता बढ़ती है और द्रुत गति से वायुयानों का संचालन, तीव्रता और उसकी दौड़ को बढ़ाने की वजह से जो क्षोभ मंडल की सीमा के पार में, क्षोभ मंडल की सीमा को पार करते हुए जेट विमानें जब समताप मंडल में जाती हैं, जो अभी तक अक्षुण्ण था प्रदूषण थे, वो समताप मंडल अपना नेचर खो रहा है, जिसके कारण अब वो भी विषैला होता जा रहा है। और ये जलवायु के जो कारक हैं मानवीयकृत, ये राष्ट्रों को अगर 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाए, विकसित, विकासशील और अविकसित, तो अविकसित और विकासशील अपने जीवनोपयोगी वस्तुओं के लिए इनका उपभोग करते हैं। जैसे एशिया यानी भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को देखा जाए तो यहाँ धान की फसलें अधिक मात्रा में होती हैं और धान के नीचे जो पैड़ी होती है उसमें मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है और जो पशुओं का गोबर से भी मीथेन का होता है।
इनके ये दोनों आधारभूत जीविकोपार्जन के साधन हैं। दूसरी बात, उधर विकसित राष्ट्रों के औद्योगिकरण के विकास के कारण इन गैसों का निस्सरण हो रहा है वायुमंडल में। अगर अविकसित और विकासशील देश इन वस्तुओं पर जिनसे उष्मैन हो रहा है, वायुमंडल दूषित हो रहा है, अगर इसको रोक दें तो इनकी अर्थव्यवस्था की धुरी रुक जाएगी। अगर विकासशील देश औद्योगिकरण को टेक्नोलॉजी के विधि से जो ये वायुमंडल को नुकसान करने वाली गैसें हैं, अगर इनको संशोधित करके वायुमंडल में छोड़ दें तो अर्थव्यवस्था भी अपनी गति से चलती रहेगी और वायुमंडल भी हमारा सुरक्षित रहेगा। इसको लेकर के 3 जून 1992 में रियो डे जेनेरी में संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में सम्मेलन किया गया, जिसमें गोल 21 निर्धारित किया गया। गोल 21 निर्धारित जो किया गया वो विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र के जितने भी देश उसमें प्रतिभाग किए, सारे लोगों के बीच में ये क्रियाएं हुई, ये बातें हुई, परंतु इसका बस नाम मात्र का असर दिखा, या यूं कह लीजिए कुछ नहीं दिखा। फिर जलवायु परिवर्तन पर वियना में सम्मेलन हुआ। ओजोन परत के क्षरण को लेकर के मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ। इन सम्मेलनों का कोई आमूलचूल परिवर्तन धरातल पर नहीं बन पाया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या किसी एक देश या किसी प्रदेश या किसी एक सिटी से संबंधित नहीं है, क्योंकि पृथ्वी से लगा हुआ हमारा वायुमंडल है और इस वायुमंडल को सुरक्षित करने के लिए दुनिया के समस्त नागरिकों का उतना ही अधिकार है जितना कि भारत के एक नागरिक को है। समस्या तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विकट नहीं है, लेकिन उपध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी समस्या विकट हो गई है, क्योंकि पृथ्वी के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगने के कारण जो इन क्षेत्रों में पॉल्यूशन हो रहे हैं वो सर्पित हो करके ध्रुवीय क्षेत्रों में चले जा रहे हैं। इसीलिए ग्रीनलैंड के पास में डेनमार्क है, ब्रिटेन है, नीदरलैंड है, इन क्षेत्रों में आज त्वचा जैसे कैंसर की महामारी बढ़ रही है और उष्मैन की दर बढ़ रही है। इधर नॉर्थ पोल पर ग्लेशियर जो थे अंटार्कटिका महाद्वीप पर, वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। नॉर्थ पोल पर यानी उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर है, उन महासागरों की जो लेयर थी बर्फों की वो अनवरत घट रही है। इस पे आईसीसी का एक समिट हुआ, भारत के महासचिव पचौरी जी थे। पचौरी जी ने इस पे दिया कि हिमालय का ग्लेशियर बहुत तेज से पिघल रहा है, आने वाले समय में अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो जो उत्तर भारत की नदियां हैं, सदा नीरा हैं, हमेशा पानी बहता रहता है, वे नदियों में जल नहीं मिल पाएगा। अब जल नहीं मिल पाएगा तो सिंचाई नहीं हो पाएगी। जो जल विद्युत उत्पादन के केंद्र बनाए गए हैं, वह उत्पादन के लिए पानी नहीं मिल पाएगा, तो बिजली की व्यवस्था ठप होगी। भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि व्यवस्था ठप हो जाएगी तो मानव कहाँ जाएगा? अर्थव्यवस्था चरमराएगी। अर्थव्यवस्था चरमराने के बाद लोगों का जीवनचर्या क्या होगा? अच्छा, इसमें जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। एक जीव का सजीवता बढ़ता जा रहा है, दूसरे जीवों का कम हो रहा है। ये तो एक प्राकृतिक तरीके से भी हो सकता है, लेकिन इसमें मानवीयकृत दवाओं का उपयोग करके जो पक्षियां हैं, जानवर हैं, वो भी हो रहे हैं। इससे जलवायु परिवर्तन का ये लेना है कि जलवायु परिवर्तन 30 से 50 वर्षों के बीच में दिखाई पड़ता है, जबकि मौसम नित्य प्रतिदिन होता है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण मौसम की दशाएं निश्चित होती हैं। जबकि जलवायु परिवर्तन एक लंबी दौर की दूरी है जो स्नेह 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 हो रहा है। आज उसका परिणत यह आ गया है कि ग्रीष्म काल बढ़ता जा रहा है, गर्मी के दिन बढ़ते जा रहे हैं, शीत ऋतु कम होता जा रहा है। इसका हमारी वनस्पतियों पर, आम के पेड़ों में बौर समय से पहले आ जा रहे हैं। इस तरीके से आप कई उदाहरण सोसाइटी में देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के ही स्वरूप के कारण
आज हमारी मानव शक्ति जो थी, श्रम शक्ति जो थी, वो कम हो रही है। ये नेचर है कि ठंडी के दिनों में आदमी श्रम ज़्यादा करता है, ग्रीष्म काल में उसकी एनर्जी ज़्यादा जल्दी हरास हो जा रही है, इसलिए कम श्रम दे पा रहा है। इस तरीके से जलवायु परिवर्तन के विभिन्न स्वरूप हमारे बीच में दिखने लगे हैं, जो विश्व के चिंता का विषय बन चुका है। इस पे विश्व लेवल पर जिस प्रकार से वियना, मॉन्ट्रियल और जैसे सम्मेलन हुए और उन सम्मेलनों के बीच विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच में द्वंद्व उत्पन्न हो गया। द्वंद्व ये उत्पन्न हो गया कि विकसित राष्ट्रों के पास में तो धन है, टेक्नोलॉजी है, वो देना नहीं चाह रहे, और विकासशील देशों के पास में यही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कोयला है, धान की खेती है, मवेशियाँ हैं, इनको अगर ये हटा दें तो फिर कहाँ करेंगे व्यवस्था को। तो इस हिसाब से विकसित और विकासशील देशों का, विकासशील देश श्रम के द्वारा और विकसित देश पूंजी और अपने टेक्नोलॉजी के तकनीकी के द्वारा अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे इंटरनेशनल सम्मेलनों का आयोजन करके और उस पर प्रतिबद्धता के रूप में अगर उस पर कार्य करें, तो सुनिश्चित है कि हम जो अब तक परिवर्तन हो चुका है या एटमॉस्फेयर में जो विसंगतियां आ चुकी हैं, उनकी दर को हम निश्चित रूप से कम कर सकते हैं, और यही आज के दौर का मांग है। अपनी बात को समाप्त करते हुए दैनिक न्यूज़ तक के हिमांशु गौतम जी को धन्यवाद ज्ञापित इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये खोजी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, जो हम जैसे लोगों से मिले और एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर जानकारी जैसे भी था साझा किया गया। इसके लिए हिमांशु गौतम जी को धन्यवाद। धन्यवाद सुरेंद्र पांडे जी, आपने दैनिक न्यूज़ तक के दर्शकों को आज जलवायु के विषय में उनका मार्गदर्शन किया और अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद।